सभी के लिए नमस्कार। युवा साधेवा महादेव, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमारी 6 जुलाई को यूजीसी नेट जेआरए 25 कोर्स संस्कृत की आंसर की आई है। ठीक है, तो उसी के हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो विमलेश सर हैं, विमलेश सर 50 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। उसके बाद तो 75 क्वेश्चन तक राहुल सर भी करा चुके थे। आज हम 76 से 100 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो सीधे हम चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का 76वां क्वेश्चन, वह है अधस्तनेषु विकृति पाठान यथाक्रमम योजयेत। जो बोले हैं कि अधस्तनेषु, जो नीचे जो दिए गए हैं उनमें से जो विकृति पाठ हैं उनको यथाक्रम से हमें लगाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, श्लोक है जटामाला शिखा रेखा। ठीक है, जटामाला शिखा रेखा। तो पहली कौन है, एक जटा है। ठीक है, दूसरी जटा के बाद दो माला, तीसरी शिखा, फिर 4 रेखा, ऐसा क्रम आएगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सबसे पहले क्या हो, जटा सी हो। तो सी किस में मिल रहा है, तो केवल 3 और 4 में मिल रहा है। इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, मतलब 3 4 में। तो एक और 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद जटा के बाद क्या आता है, माला। तो हमें ऐसा देखना है इसका सी के बाद ए मिल रहा हो। तो सी के बाद ए कहाँ मिल रहा है, सी के बाद ए केवल तीसरे में मिल रहा है, चौथे में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो। ये तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखितेषु शब्द प्रादुर्भावस्य उदाहरणम अस्ति। जो नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित, इनमें से हम शब्द प्रादुर्भाव का उदाहरण देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अनुविष्णु दिया है। ये क्या पश्चात अर्थ बनता है। ठीक है, विष्णु को पश्चात अनुविष्णु। और दूसरा क्या है, दूसरा है अति निद्रम है। ठीक है, निद्रया संप्रति न युज्यते, असंप्रति अर्थ में बनता है। किस अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, असंप्रति अर्थ में। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है रूपस्य अनुरूप्यम, अनुरूपम बनता है। यथा शब्द के समास होता है एक विधार्थ में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा हमारा, इति हरि। ठीक है, हरि शब्द से प्रकाशा क्या बनता है, इति हरि बनता है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है अगला क्वेश्चन हुआ है कि पद्म पुराण पंचखंडाः सन्ति और क्रमेण योजयेत। जो पद्म पुराण है उसमें पंचखंड निकल रहे हैं और उनको क्रम से हमको लगाना है। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो पद्म पुराण में सबसे पहला खंड कौन मिलता है, सबसे पहला खंड मिलता है षष्ठी खंड। क्या है, षष्ठी खंड। उसके बाद भूमि खंड, उसके बाद आता है स्वर खंड और पाताल खंड। ठीक है, हमें 4 को ही मिलाना है, यहाँ पे 4 ही दिए हैं। तो हमें देखना है सबसे पहले प्रथम खंड। ठीक है, प्रथम खंड हमारा कौन है, प्रथम खंड है हमारा षष्ठी खंड है। द्वितीय है भूमि खंड और हमारा तृतीय क्या है, स्वर खंड और चतुर्थ है यहाँ पे पाताल खंड। तो मिला लेते हैं। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसमें ए का क्या हो, 2 हो। तो ए का 2 कहाँ मिल रहा है, तो ए का 2 केवल 3 और 4 में मिल रहा है। मतलब ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब 3 4 में देखना है। ठीक है, द्वितीय हमें पता है, द्वितीय हमारा कौन है, भूमि खंड है। ठीक है, तो हमें बी का क्या ढूंढना है, 4 ढूंढना है। तो बी का 4 कहाँ पे मिल रहा है, केवल तीसरे में मिल रहा है, चौथे में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका क्रम क्या है, सबसे पहले हमारा होगा षष्ठी खंड, फिर भूमि खंड, फिर स्वर खंड, फिर पाताल खंड। आगे चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखितेषु कुंतकानुसारम वक्रतायाः भेदौ न भवता। बोला निम्नलिखित में वक्रता के भेद कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कुंतक के अनुसार 6 प्रकार की वक्रता है। उनमें से हमें ये बताना है कि अब वक्रता के कौन कौन से भेद नहीं है। तो हमें यदि पता रहेगा कि कौन कौन से वक्रता के भेद है तो हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा है विकर्ण वक्रता, ये तो एक वक्रता होती ही है। ठीक है, उसके बाद है वाक्य वक्रता, ये भी होती है। ठीक है, उसके बाद रस वक्रता है, तो ये रस वक्रता नहीं होती है। अर्थ विन्यास वक्रता यह भी नहीं होती, वर्ण विन्यास वक्रता होती है, अर्थ विन्यास वक्रता नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें, जिसमें क्या हो, इसमें बी हो और डी हो। ठीक है, तो बी डी कहाँ मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं।
इसके आगे जो क्वेश्चन है वह है कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार अनन्याम पृथ्वी कहाँ घूमते। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे विद्या विनीतो ही राजा, विद्या विनीतो ही राजा करके एक श्लोक आया है पूरा। विद्या से विनीत जो राजा है, विद्या विनीतो ही राजा सर्वभूत हिते रथ, ऐसे करके ये श्लोक आता है। अनन्याम पृथ्वी भूमि सर्वभूत हिते रथ, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही लिखे विद्या विनीतो राजा, फिर है अंतिम में है सर्वभूत हिते, अनन्याम पृथ्वी भूमि सर्वभूत हिते रथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्या विनीत होगा मतलब दूसरा होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है, इसके आगे अगस्त्यनेषु रामायणाश्रिते काव्य महाकाव्य स्था, बोल रहे हैं कि इनमें से रामायण पे आश्रित दो हमें महाकाव्यों को ढूंढना है। ठीक है, कौन कौन से हैं दो? तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? सेतु बंधा, ये किसने लिखा है? पेबरसेन ने लिखा है, पेबरसेन ने। और ये क्या है? प्राकृत का महाकाव्य है और इसका नाम क्या है? रावणवध। क्या है? रावणवध। ठीक है, रावणवध है, तो रावणवध है तो सीधी सी बात है रामायण पे आश्रित ही कथा होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा, एक तो हमको मिल गया। दूसरा है किरातार्जुन नियम, ये आपको पता है महाभारत को आधार बना के लिखा है भारवी ने। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद भट्टी काव्य, भट्टी काव्य है वो भट्टी ने लिखा है, इसका भी नाम रावणवध ही है। क्या है इसका? रावणवध महाकाव्य। तो ये भी किस आश्रित है? रामायण पे आश्रित है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ए है और सी है। जो यहाँ पे नेक्स्ट टीचर देख रहे हैं ये भी नहीं है कि ये भी महाभारत पे आश्रित है। ठीक है, तो ए और सी, ए सी हमें कहाँ मिल रहा है? तो ए सी हमें तीसरे में मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वह है ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञा कस्य भवति। बोला ऋग्वेद के प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो पता है आपको कि जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण की क्या होती है? रक्त संज्ञा होती है। तो यहाँ पंचम वर्ण कौन सा है? यहाँ पे केवल मकार दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, मकार। आगे चलते हैं। इसके आगे है मनुस्मृति है टीकाकार स्था, कि मनुस्मृति के हमें टीकाकार देखना है। तो कौन कौन से टीकाकार हैं? तो सबसे पहले दिया यहाँ पे विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखी है? याज्ञवल्क्य लिखी है मिताक्षरा। क्या लिखी है? मिताक्षरा लिखी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद कुल्लूक भट्ट, कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति में क्या लिखी है? मन्वर्थ मुक्तावली, मन्वर्थ मुक्तावली। ठीक है, तो ये तो हमारा है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसका मेधातिथि है, मेधातिथि ने लिखा है मनुभाष। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो बी और सी। तो चौथा देख लेते हैं, विश्वरूप है, इन्होंने बालक पीड़ा टीका लिखी है। किसके ऊपर? याज्ञवल्क्य के ऊपर, ये मनुस्मृति के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिसमें बी और सी हो। ठीक है, क्योंकि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के ऊपर लिखी है, कुल्लूक भट्ट की जो है मन्वर्थ मुक्तावली इसी के ऊपर है, मनुस्मृति के ऊपर, मेधातिथि की भी मनुभाष के ऊपर है, मनुस्मृति के ऊपर है, विश्वरूप की बालक पीड़ा याज्ञवल्क्य के ऊपर। तो हमारा बीसी, बीसी कहाँ मिल रहा है? तो बीसी हमारा केवल दूसरे में मिल रहा है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कि 10 रूप का अनुसार रूप का नाम भेदक विस्तार। 10 रूपक के अनुसार रूपकों के भेद कराने वाले कौन कौन से हैं? तो आप पढ़े हो वस्तु नेता रस तेषाम भेदकः। वस्तु नेता और रस क्या होते हैं? रूपकों के भेदक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वस्तु है, नेता है, रस तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो हमें 2 ही ढूंढना है, अलंकार भी नहीं है और छंद नहीं है, 3 ही होते हैं, वस्तु नेता और रस। तो वस्तु नेता ए और डी मिल रहा है। ठीक है, एडी कहाँ है? एडी दूसरे में मिल जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? दूसरा है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो है यथोचितम मेलनम कुरुता, यथोचित हमें मेलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय आप सभी को पता है, प्रथम जो हमारे नाट्य शास्त्र ग्रंथ है किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। तो ए का 3 हो जाएगा। हम ए का 3 ढूंढते हैं। ए का 3 कहाँ मिल रहा है? केवल पहले में ए का 3 मिल रहा है।
केवल पहले में, क्योंकि ए का चिन्ह बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, तो केवल एक क्वेश्चन को मतलब एक ऑप्शन को देख करके हम पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी देखने की नीड नहीं, फिर हम देख ले रहे हैं रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है, वामन है। उसके बाद है अलंकार संप्रदाय के कौन है, भामय है। और ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन है, पहला है। आगे चलते हैं। उसके आगे है आचार्य कौटिल्य मते दूधस्य द्वौ प्रकारो स्तः, कि आचार्य जो कौटिल्य है उनके मत में दूध के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आचार्य कौटिल्य है तो दूध के 3 प्रकार करते हैं। कितने, 3। ठीक है, पहला है निसष्टार, निसष्टार है, निसष्टार एक। दूसरा है परिमितार, तो परिमितार यहाँ पे दिया परिमितार और शासनधर। ठीक है, हमें ढूंढना है कि 2 कौन से दूध के प्रकार है। तो यहाँ पे कौन मिल गया, हमें शासनधर मिल गया और परिमितार। बुद्धिमान तो एक पुत्र के भेद है, ये तो नहीं होगा। आहार बुद्धि भी पुत्र के भेद है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन है, ए और सी। ये सी कहाँ मिल रहा है, तो दूसरे में मिलता है, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वह है कि नृत्य ग्रंथ से टीकाकार विस्तार, कि नृत्य जो ग्रंथ है उसके टीकाकार देखना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले दुर्गाचार्य, हमने दुर्ग वित्ती लिखी है नृत्य के ऊपर, ये तो ठीक है। गर्ग ने तो नहीं लिखी है कोई। ठीक है, नृत्य में इनके बारे में चर्चा आती है, एक गर्ग की मत है, लेकिन उन्होंने कोई टीका उस पर नहीं लिखी है। फिर स्कंद स्वामी ने एक टीका लिखी नृत्य निचय, नृत्य निचय। और जो बलरुचि है इन्होंने भी लिखी है। ठीक है, तो इसमें से 3 ऑप्शन क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। कौन सा, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसके राइट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 2 ही ढूंढना है, तो कौन से मिलते हैं, तो ए मिल रहा है और सी कहाँ मिल रहा है, ए सी पहले में ही मिल जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा, ए और सी पहला वाला होगा। ठीक है, इसमें वैसे राइट तीनों है। ठीक है, इसको हम ड्रॉप भी करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिए हैं सही, तो ए सी लगा लेंगे, ए डी तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वह है अत्र कथनद्वयम् अस्ति एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम इति। बोले यहाँ पे एक अभिकथन दिया गया है, उस दूसरा उस अभिकथन का कारण दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन है केनोपनिषदे हेमवती उमा उमा उमोपाख्यानम मोडितम अस्ति, कि वो जो केनोपनिषद है उसमें हेमवती और उमा का आख्यान है। तो सबको पता है कि केनोपनिषद में एक ही आख्यान प्राप्त होता है। दूसरा है न तत्र चक्षुर गच्छति न बाघ गच्छति इत्यादि श्लोक भी कहाँ है, केनोपनिषद, तो ये भी केनोपनिषद में आया है। ठीक है, तो हमारा एक केनोपनिषद में उमा हेमवती आख्यान भी है और न तत्र चक्षुर गच्छति ये जो वाक्य है यह भी आया है। ठीक है, लेकिन ये जो वाक्य है सम्यक इसकी क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन है। पहला है ये जो है ये कारणम और आर जो अभिकथन है उभयम सत्यम किंतु कारणम अभिकथनम इत्य समुचित व्याख्या अस्ति। ये तो हो नहीं सकता कि समुचित इसकी व्याख्या नहीं है, दोनों सही है लेकिन समुचित व्याख्या इसकी नहीं है। दूसरा है ए कारणम उभयम सत्यम किंतु कारणम अभिकथनम इत्य समुचित व्याख्या नास्ति। ठीक है, ये बोल रहा है कि अभिकथन जो है ये उसका जो आर जो कारण है वो कारण, किंतु कारण जो है उस अभिकथन की सम्यक क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या सम्यक रूप से नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है उत्पादेन ज्ञापते च इति बाधिकस्य उदाहरणम् अस्ति। उत्पादेन जो बाधिक है, उत्पादेन ज्ञापते च वो वार्तिक है, इसके उदाहरण देखना है। इसमें कौन सा उदाहरण सबसे पहले दिया है, मुक्ताय हरिम भजति, मुक्ताय हरिम भजति। ठीक है, ये तो नहीं है जो तादर्थी तो चतुर्थी वाच्य में आता है, तादर्थी चतुर्थी वाच्य। ठीक है, तो इसमें ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर भक्तर ज्ञान है कल्पते एक लिपि संपत्ति माने का उदाहरण है, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है बाताय कपिला विद्युत आत्पायाति लोहिनी लोही। ठीक है, लोहिता, तो ये उत्पादन ज्ञाप्ति का सही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणाय हितम हित योगे का उदाहरण ये भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है,
3 है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कि येषु पाठकस्य अन्यतमो गुणो वर्तते, इनमें से जो पाठक है, पाठक का अन्यतम गुण कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। श्लोक है माधुर्य अक्षर व्यक्ति, तो अक्षर व्यक्ति दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, तो हमारा ये तो राइट आंसर है। सीख भी तो नहीं है, गीति नहीं है, सिराकम भी नहीं है, ये तो फिर अधम पाठक की है। ठीक है, दूसरे फिर तो वो तो आगे चलते हैं। इसके आगे जो है बोले अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा बोले अधस्तन प्रश्नस्य उत्तरम देय। इस हमें परिच्छेद को पढ़ करके जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर करना है। ठीक है, पूछ रहा है कि बोले दिङ्मोहा इवोन्मार्ग प्रवर्तिका इत्यत्र उन्मार्ग प्रवर्तिका का, बोले दिङ्मोहा इवोन्मार्ग प्रवर्तिका है, यहाँ पे उन्मार्ग प्रवर्तक जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, वह कौन है? तो आप देख पा रहे होंगे लिखा है नासयति च दिङ्मोहा इवोन्मार्ग प्रवर्तिका पुरुषम अत्यसंगो विषयेषु। बोल रहे हैं कि विषयों में जो अत्यंत क्या संग, विषयेषु अत्यासंग, अत्यधिक जो अनुराग है, अत्यधिक जो आसक्ति है, ठीक है, वो पुरुष को क्या करती है? दिशा के मोहे के समान नष्ट कर देती है। तो इवोन्मार्ग प्रवर्तिका का अर्थ क्या होगा? क्या लिखा है? अत्यासंग। अत्यासंग में अत्यंत आसक्ति, अत्यंत अनुराग। तो यहाँ देखते हैं कौन सा है। तो अत्यंत अनुराग, अत्यधिक आसक्ति कहाँ मिल रहा है? चौथे में मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। उपदेश तो नहीं है, काल भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। ठीक है, पुरुष के बारे में तो कह रहे हैं कि पुरुष का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, जिसकी अत्यधिक आसक्ति रहेगी विषयों में। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वह है यौवनारंभे। पद तो सबका समान ही है, वो परीक्षित समान ही है कि यौवनारंभे यूनाम दृष्टि प्रायः कीदृशी भवति। तो यौवन के आरंभ में यूनाम, ठीक है, युवाओं की दृष्टि प्रायः कैसी हो जाती है? तो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे कि अनुचित धौलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। ठीक है, बोले सरागेव, ठीक है, राग के सहित क्या हो जाती है? युवाओं की दृष्टि हो जाती है। सराग मतलब राग के सहित। तो राग के सहित कहाँ है? तो यहाँ पे राग युक्ता। तो हमारा पहला आंसर इस पे राइट हो जाएगा। काल युक्ता ये भी नहीं है, अनुचित ये तीनों नहीं। ठीक है, क्या है? राग युक्ता, रागेण सहित सराग। आगे चले। इसके आगे जो है वह है कि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ इव इत्यत्र को अलंकार। यहाँ पे हमें अलंकार बताना है। जब आप इस पर देख रहे हैं कि स्फटिक मणि के समान, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उपमा अलंकार हो रहा है। हमें को ढूंढना ही नहीं है। तो यहाँ पे उपमा कहाँ है? तीसरे नंबर पे है। ठीक है, पहला तो रूपक तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे यमक भी नहीं है और दृष्टांत भी नहीं है। यहाँ कौन सा है? बहुत लोग इसका दृष्टांत लगा के आए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उपमा है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कि अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा अधस्तन प्रश्नस्य उत्तरम देयम्। ये तो सभी वही समान ही पद है सबका। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सीधा लिखा है पिक्ति कम अति दूरम अपहरति। पिक्ति किसको अत्यंत दूर ले जाती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं पुरुषम पिक्ति। यौवन समय, यौवन के समय में जो पुरुष है, पुरुष को पिक्ति अत्यंत दूर ले जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पुरुषम, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि पुरुषम दिया है। यहाँ से पढ़ेंगे अपहरति च वाच्यो शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया। बोल रहे हैं जैसे वायु है शुष्क सूखे हुए पत्तों को बहुत दूर ले जाती है, उसी प्रकार युवावस्था में जो पुरुष की जो पिक्ति होती है वह भी क्या अत्यंत दूर ले जाती है पुरुष को। तो इसका आंसर क्या होगा? पुरुषम है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो है वही है परीक्षित। तो वही है, सीधे प्रश्न देखते हैं कि मधुर तराणी आपतन्ति इत्यत्र आपतन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मधुर तराणी आपतन्ति, यहाँ पे आपतन्ति जो क्रिया है इसका हमें कर्तृपद ढूंढना है। इसका कर्तृपद ढूंढना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कहाँ पे लिखा है ऐसा। लिखा है कि सलिलानि यो तान्यो विषय स्वरूपाणि
आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसा। ठीक है, बोल रहे हैं कि जल की भांति, जैसे जल होता है उसकी भांति, तो विषय के स्वरूप है, विषयों के जो स्वरूप हैं, विषय के स्वरूप, विषय का जो रूप है वो आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसा। जिस प्रकार हम वो जैसे आंवला इत्यादि खा करके जो कसीले पदार्थ होते हैं उनको खा करके जो जल क्या लगने लगता है, मधुर लगने लगता है, उसी प्रकार विषय के जो स्वरूप हैं वह भी युवावस्था में क्या लगते हैं, अत्यंत बहुत मधुर लगते हैं। ठीक है, तो हमें कर्ता ढूंढना है। तो यहाँ पर विशेष पद कौन है, क्रिया तो हमारी आपतंती ही है। क्या है हमारी क्रिया, ये आपतंती है, इसका हमें कर्तरी पद ढूंढना है। कर्तरी पद यहाँ पे क्या, विषय स्वरूपाणि, विषय स्वरूपाणि। बाकी उसके आस्वाद्यमानानि वो मधुतराणि क्या है, उसी के विशेषण है, लेकिन हमारा आंसर कौन होगा, विशेष पद होगा। विशेष कौन है, विशेष स्वरूपाणि। तो विशेष स्वरूपाणि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है, 2। इसके आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा परिच्छेद स्टार्ट हो गया। बोले अधोलिखितम् परिच्छेदं पठित्वा अधस्तन प्रश्नस्य उत्तरं देयम्। बोले इस परिच्छेद को पढ़ करके हमें नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। बोले कि अनुमितौ कः व्यापारः, अनुमितौ का कि अनुमिति में व्यापार कौन होता है। तो यहाँ सीधा लिखा है कि परामर्शो व्यापार, लिखा अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणो, अनुमिति व्याप्ति ज्ञान करणो, परामर्श क्या है, व्यापार। परामर्श हमारा व्यापार हो जाएगा, खत्म है। तो सरल है, तो कोई भी कर देगा। ठीक है, ये तीनों नहीं, क्या है हमारा राइट आंसर, तीसरा परामर्श है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है वह है परिच्छेद, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सबका समान है। ठीक है, हम देख लेंगे। बोले अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम भवति, यहाँ पे अनुमितौ। ठीक है, अनुमिति में बोले व्याप्ति ज्ञान क्या बनता है, तो आप पढ़ ही रहे। सबसे पहले क्या, अनुमिति में क्या होता है, व्याप्ति ज्ञान कर्ण बनता है। क्या बनता है, कर्ण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके आगे है अधोलिखितम् परिच्छेदं पठित्वा अधस्तन प्रश्नस्य उत्तरं देयम्। प्रश्न क्या है, तो पर्वतो बहिनीमान इति ज्ञानम कथ्यते। तो पर्वतो बहिनीमान यह ज्ञान कहलाता है, क्या कहा जाता है, देख लेते हैं। तो पर्वतो बहिनीमान ये क्या कहलाता है, हमारा है ये अनुमिति। क्या है, ये हमको अनुमिति होती है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पर्वतो बहिनीमान इति अनुमितिर जायते, इति क्या, अनुमितिर जायते उत्पद्यते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अनुमिति। देख लिए हमने। आगे चलते हैं। इसके आगे है कि परामर्शस्य स्वरूपम अस्ति। परामर्श का स्वरूप क्या है, परामर्श का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे होंगे बहिनी व्याप्त धूप धूमेवान अयम ज्ञानम परामर्श, ऐसा पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है, तो लिखा है, ये लिखा है बहिनी व्याप्त धूमवान इति ज्ञानम सा एव परामर्शः इत्युच्यते। ठीक है, बहिनी से व्याप्त जो धूम वाला पर्वत है, यही ज्ञान क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। तो बहिनी व्याप्त धूमवान अयम इति ज्ञान में क्या कहलाता है, परामर्श। तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है आज का, वह है कि व्याप्ति स्मरणस्य स्वरूपम भवति, कि व्याप्ति के स्मरण का स्वरूप क्या होता है। व्याप्ति के स्मरण का स्वरूप क्या होता है, तो होता है धूमो बहिनी व्याप्य। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है, ये लिखा है धूमो बहिनी व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरण तस्य भवति। व्याप्ति स्मरण का क्या होता है, स्वरूप होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, धूमो बहिनी व्याप्य। ठीक है, पर्वते बहिनी ये तो नहीं होगा। ठीक है, पर्वतो बहिनीमान ये नहीं है, पर्वतो धूमान ये नहीं, हमारा क्या है, धूमो बहिनी व्याप्य। तो हमारा आज के जो 76 से 100 प्रश्न थे वो हमारे हो गए हैं। और इसके पहले आप जो 1 से 75 क्वेश्चन देख ही चुके हैं। ठीक है, तो सभी के लिए नमस्कार, युवा साधु। आप हमारे इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपके जो आने वाले जो दूसरी भी परीक्षा है उसके सभी परीक्षाओं की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयारी कराएं। अभी जैसे CU जो चल रहा है, TDT चल रहा है। ठीक है, तो सभी के लिए नमस्कार, युवा साधु, धन्यवाद।